नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने कल की वीडियो लेक्चर्स में बात की थी अपने NCERT कक्षा 10 के अध्याय 1 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। तो हम लोगों ने एक पिक्चर के बारे में एक तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो वो पिक्चर है जो कि फ्रेडरिक सारियू के द्वारा बनाई गई थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो प्रत्येक देश हैं, यानी कि जो यूरोप के प्रत्येक देश हैं, वो किस तरीके से अपने राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र की ओर जा रहे हैं, यानी कि एक आज़ादी की ओर जा रहे हैं, यानी कि एक राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं, यानी कि नेशनलिज्म की जो उनके मन में भावना है वो उसको पूर्ण कर रहे हैं। यानी कि हमने एक यूटोपियन वर्ल्ड को देखा था उस पिक्चर में। उस इमेज में काफ़ी कुछ मैसेजेस थे जो हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी। तो हम लोगों से जितना भी संभव हो चुका, तो हम लोगों ने कल की वीडियो लेक्चर में उस इमेज को समझने की कोशिश की। तो हम लोगों ने उस इमेज में देखा था कि प्रत्येक जो देश का नागरिक है वो अपनी अपनी वेशभूषा में अलग अलग अपने देश के झंडे लेकर एक राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर आज़ादी की तरफ जा रहा है, यानी कि एक रिपब्लिक बनने के लिए, यानी कि एक तरीके से रिपब्लिक ऑफ फ्रांस या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस तरीके से वो बनने के लिए, यानी कि राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जो है वो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने उस चित्र में भली भांति रूप से वो काफ़ी सारे कुछ पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने हमारी कक्षा 9th की NCERT के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो वो है नींव, यानी कि पूरे की पूरी जो नींव है वो कक्षा 9 की NCERT है। अगर आपकी NCERT कक्षा 9 की क्लियर नहीं है तो आपको कक्षा 10 की जो NCERT मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगी इतनी अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको एक तरीके से अच्छे से हमारी NCERT कक्षा 10 को समझना है तो प्लीज़ NCERT कक्षा 9 की जो सीरीज़ आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए, तो राष्ट्रवाद यानी कि जो नेशनलिज्म की पहली अभिव्यक्ति हम लोगों को मिलती है वो 1789 में मिलती है। तो 1789 में एक फ्रांस ही एकमात्र ऐसा राज था जिसने संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश यानी कि जो बिना किसी अंकुश के एक तरीके से कार्य करता हो, एक ऐसा राजा, यानी कि अपनी इच्छा से, जैसा कि हम लोगों ने वायसराय के पैलेस में देखा था कि भाई किस तरीके से सभी जो चीज़ें हैं वो अपने अधीन कर रखी थी। तो हम लोगों ने फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे उनके प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए थे। यानी कि जब एक तरीके से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ, जब फ्रांस की क्रांति एक तरीके से छिड़ी, तो फ्रांस में जो राजतंत्र था उस राजतंत्र को ख़त्म करके क्या बना दिया गया था, फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया था। ये पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। फिर क्रांति की घोषणा की गई, फिर लोगों के द्वारा जो राष्ट्र था उसका एक गठन हो गया और वहीं के उनकी नियति तय हुई। तो प्रारंभ से ही जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन था उनके अनेक कदम उठाए गए, जिसमें फ्रांसीसी और लोगों ने समूह पहचान की भावनाओं को मतलब भावना जो थी वो पैदा हो सकती थी, जैसे पितृभूमि, ला पार्टली या नागरिक ली कैटियन जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। तो यानी कि एक तरीके से वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है निर्माण किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से सभी लोगों को एक बराबर के जो है वो अधिकार दिए गए। ये बात आपको समझ आती है। ये दूसरा पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, ऑलराइट। तो उसी के दौरान आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में एक झंडे का भी एक तरीके से चुना गया जिसे द ट्रिट कलर कहा गया, ठीक है, जिसमें पहले राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। तो एस्टेट जनरल का जो चुनाव था वो सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा था। उसका नाम बदलकर उसे क्या कर दिया गया था, एक नेशनल असेंबली का ना उसे नाम दे दिया गया था, ठीक है।
और जो नई स्तुतियाँ रची गई तो इस सब उसमें शपथ ली गई और शहीदों के गुणगान हुए, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी रिपब्लिक के लिए समान कानून बनाए गए। ठीक है, तो इन्हीं सब को लेकर के अनेक तरीके के जो वो कानून हैं वो लागू की गई, और आंतरिक आयात और निर्यात पर यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर शुल्क जो थे वो समाप्त कर दिए गए। और एक तरीके से जो वहाँ फ्रांस में भाषा बोली जाती थी, जैसे हमारे भारत में एक तरीके से, पहले तो आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग भारत के इतिहास को भलीभांति रूप से यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं जो थी वो सबसे पहले बोली जाती थी। तो जो एक तरीके से भारत में पढ़े लिखे लोग होते थे वो संस्कृत भाषा को बोलते थे, और जो एक तरीके से आम लोग हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो अगर हम बात करें तो भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्राचीन समय में होने वाली प्राकृत भाषा को माना गया है। और अगर वेदों और हमारे साहित्यों की बात करें प्राचीन समय के, और पुराणों के बारे में बात करें तो वो सभी जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, क्योंकि वो विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी, और विद्वान माना जाता था ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण जो है संस्कृत भाषा को बोलते थे। ठीक है, बट जब एक तरीके से हिंदी को अब जैसे भारत है तो भारत में हिंदी जो है वो सर्वाधिक बोली जाती है, तो भारत में हिंदी को ही जो है वो राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया था। ठीक है, और इसी तरीके से जो फ्रांस में है, जो फ्रेंच बोली जाती थी और लिखी जाती थी, उसे वहाँ की राष्ट्रभाषा जो थी वो घोषित कर दिया गया। इस तरीके से वहाँ जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है स्थापना हुई, यानी कि एक फ्रांस रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो था वहाँ पर वो बन गया था। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट के बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, फिर एक दूसरी भावना क्या आई, जब एक तरीके से जो फ्रांस था वो एक तरीके से इन सब राजतंत्रों से मुक्त हो गया और एक डेमोक्रेटिक शासन जो है वो करने लगा, यानी कि एक तरीके से जो है राजतंत्र खत्म करके एक तरीके से जो है वो रिपब्लिक पूरा बन गया। तो उसके बाद अनेक जो यूरोप के देश थे जहाँ पर एक तरीके से निरंकुश शासक जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से जो फ्रांस है, फ्रांस ने एक तरीके से जो आज़ादी है वो हासिल कर ली है, और जो ये भेदभाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस के आने की वजह से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो यूरोप के देशों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि जो फ्रांस है वो काफ़ी ज़्यादा अब ऊपर जो है वो देश चला गया है। ठीक है, तो जो अनेक छोटे छोटे यूरोप के देश थे उन्होंने एक होप रखी कि जो फ्रांस है वो उनको उनके निरंकुश शासकों से मुक्ति करा देगा, यानी कि जो फ्रांस है वो यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। परंतु जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची, तो जो छात्र और शिक्षक मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसे अनेक सुधारकों की शुरुआत की, जिसे फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। और फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र का नष्ट कर दिया। एक तरीके से जो प्रजातंत्र था वहाँ पर उन्होंने नष्ट किया। देखिए, जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने एक तरीके से शासन अच्छा किया था, यानी कि काफ़ी सारे ऐसा नहीं है कि उसने बदलाव नहीं किए, काफ़ी सारे उसने बदलाव भी किए थे। परंतु ये है ना कि तलवार की नोक पर कोई भी, चाहे कोई भी शासक क्यों ना हो, जैसे कि एक तरीके से मानकर चले कि हर इंसान को एक, जैसे आप भारत की बात ले लीजिए, भारत में कई लोग इस तरीके से चाहते हैं कि हमारा एक तरीके से जो शासन है और कानून है, कानून व्यवस्था इस तरीके की हो कि कोई अगर गलती करे तो उसको गोली मार देनी चाहिए, या कोई अगर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे तो उसे डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। परंतु इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसके क्या हो सकते हैं? अगर कोई निर्दोष है और उसकी बात भी नहीं सुनी जाए और उसको देखकर ही संदेह के द्वारा ही, यानी कि एक तरीके से डाउट के बेस पर अगर उसको इस तरीके से कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो तलवार की नोक पर है वो शासन नहीं चल सकता ज़्यादा समय तक। ठीक है, यानी कि उसका जो पतन है वो होना जो है वो स्टार्ट जरूर होगा। ठीक है,
तो आप लोगों को ये बात तो जरूर समझ आई होगी कि जो क्रांतिकारी सिद्धांत है उनके समावेशों पर पूरी व्यवस्था के अधिक तर्कसंगत जो है वो कुशल नहीं बन सकते, यानी कि अधिक समय तक वो नहीं टिक सकते, यानी कि क्रांतिकारी तरीके से। तो 1804 में जो नागरिक संहिता थी, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, उसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे और उसे कानून के समक्ष बराबरी की संपत्ति के अधिकार में सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में बिल लागू किया गया और डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व, यानी कि भूदासत्व का मतलब होता है जैसे कि पहले राजा जो है 500 एकड़, 1,000 एकड़ जमीन जो है किन्हीं लोगों को दे देते और कहते थे कि आप इनको जो है एक तरीके से इन पर खेती कराओ और जो इनसे राजस्व इकट्ठा होता है वो राजस्व इकट्ठा करके आप हमें दो। तो इस तरीके से जो भूदास, यानी कि जो दास भूमि पर खेती किया करते थे उन्हें भूदासत्व कहते थे और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। जागीरदार का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनों पर एक तरीके से काम किया करते थे, तो वो जागीरदारी से मुक्ति दिलाई गई। तो शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों और नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया गया और किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों में नई नई मिली आज़ादी चकी और उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून जो है मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा के इलाके में दूसरे इलाकों में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में जो स्थानीय लोग थे वो फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों पर जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यानी कि जो एक तरीके से क्रांतिकारी तरीका था वो एक उग्रवादी में बदल गया, यानी कि एक तरीके से इस चीज़ का जो है वो विरोध करने लगे। और जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं थी, तो बड़े हुए कर सेंसरशिप और बाकी यूरोप के जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। तो इस तरीके की भी जो है तो विचारधाराएं यूरोप के देशों में आने लगी। यानी कि एक तरीके से मानकर चलिए कोई भी क्रांतिकारी एक तरीके से नेता ही हो जाए, ठीक है, तो क्रांतिकारी नेताओं का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो है डिसीजंस बिना सोचे समझे ले लेना और उसे अपने तरीके से करना, यानी कि प्रजा के हित में न होकर वो अपने हित में करे। तो प्रजा क्या करेगी कि उसे धीरे धीरे उसका पतन करना शुरू कर देगी, यानी कि उसका एक तरीके से विरोध करना शुरू कर देगी और जब समय आएगा तो उसका एक जो है वो तख्ता पलट कर देगी, ठीक है। तो हमेशा ही होता है, इतिहास भी गवाह है। और जैसे अब मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में आपको बात बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं है कि सभी कामों को बुरा किया या सभी कामों को अच्छा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे अच्छे कामों को भी किया, परंतु जब एक तरीके से उन्होंने कुछ जो फैसले थे वो अपने तरीके से लिए तो वहाँ की जनता को एक तरीके से वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका एक तरीके से तख्ता पलट जो है वो कर दिया गया था, ठीक है। और जो कि ऐतिहासिक जीत जो थी वो दूसरे पक्ष में चली गई थी, ठीक है। ये अभी की बात है, हाल ही की बात है, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको भी एक तरीके से अच्छे से रीड करना है। ऑलराइट, तो एक चित्र के जरिए हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये आप नेपोलियन का चित्र देख पा रहे होंगे जो कि 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। तो उन्होंने झोले में गिरती चिट्ठियों में उन भूभागों के नाम लिखे हुए हैं जो वो हार चुके हैं। एक तरीके से जो ये आप चिट्ठियाँ देख पा रहे हैं और जो चिट्ठियाँ आप ये गिरती हुई दिख पा रहे हैं, तो ये नेपोलियन के वे एक तरीके से भूभाग थे जहाँ पर नेपोलियन की हार हुई थी। ऑलराइट, तो देखिए एक चित्र ये भी है, ये आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है बेकर्न जर्मनी की स्वतंत्रता के पक्ष में रोपण एक तरीके से कर रहे हैं। तो आप लोग इस चित्र में
एक तरीके से आप इसको खुद एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस चित्र को देखकर क्या समझते हैं, तो आप इसका जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। और आप ये देख ही सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वियना कांग्रेस जो कि 1815 के बाद का यूरोप है। तो ये देखिए, ये फ्रांस है और ये रूसी साम्राज्य है। तो आप ये सारे के सारे जो देश हैं, यूरोप के देश, उस समय के जो देश हैं, ये आप एक तरीके से नक्शे में देख सकते हैं। ऑलराइट, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस भी है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन का ये आंसर देना है कि सर्वप्रथम पूरे विश्व में महिलाओं के वोटिंग के आधार के लिए एक तरीके से किसने विरोध किया था। एक तो आपके लिए ये क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी बताना है कि सबसे पहले जो वोटिंग का अधिकार है वो किसे दिया गया था और किन लोगों को ये अधिकार जो है वो मिला हुआ था। भारत में भी बताएंगे और यूरोप के देश में भी बताएंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो भारत है और जो यूरोप के देश हैं उनमें वोटिंग को लेकर के क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं, और कितनी उम्र में उस समय सर्वप्रथम जो है कितनी उम्र में वोट देने का अधिकार जो है यूरोप के देश और भारत में किया गया था। ऑलराइट, तो ये 3-4 क्वेश्चन्स आप लोगों के लिए आज मैंने दिए हैं जिनका आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो कल की वीडियो में सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ऑथेंटिक नॉलेज से ये भरा होगा, ठीक है। ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये पूरा विश्व इतिहास जो है मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि यूपीएससी के मेंस से रिलेटेड है और आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, जिससे कि आप चीज़ों को एक तरीके से अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल जो है आप अपने मेंस की परीक्षाओं में करने वाले हैं, वो भी अपने पॉइंट्स बना करके। तो ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट्स जो है वो लिखते जाएं और अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस क्वेश्चन को आप उठाकर देखें और प्रीवियस क्वेश्चन को उठा करके आप अपने आंसर जो हैं, कम से कम इतिहास के जो आंसर्स हैं वो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड कर लें। क्योंकि देखो, मैं अर्थव्यवस्था की तो नहीं बात कर सकता क्योंकि अर्थव्यवस्था में आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर लिखने होते हैं, तो जो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। वैसे तो आप जैसे आंसर्स हैं वैसे लिख सकते हैं, बट करंट अफेयर्स के आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको आंसर लिखने होते हैं। जैसे आपका ये पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें करंट अफेयर्स को लिख सकते हैं। बट जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में इतना ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो है वही हम रहने देते हैं और इस तरीके से हम अपने आंसर्स को राइट कर लेते हैं। तो बेहतर होगा कि आप पॉइंट्स बना करके और अपने आंसर को पहले से ही प्रिपेयर कर लें। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये टिप्स भी समझ आई होंगी। अगर आपको ये टिप्स भी समझ आई है तो प्लीज़ इसी बात पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बेल आइकन को आपने नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।